जीरो फिगर वाली भूतिया स्टूडेंट। स्कूल की लड़कियों में फैशन का बहुत क्रेज होता है। यही सोचकर स्कूल के प्रिंसिपल ने एक फैशन शो का आयोजन करवाया। स्कूल की 10th से लेकर 12th तक के सारी लड़कियां बहुत खुश थी, क्योंकि उनके स्कूल में पहली बार ऐसा कोई शो होने वाला था। हमको ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे स्कूल में फैशन शो ऑर्गेनाइज हो रहा है। सारी लड़कियां इस फैशन शो में आकर अपना अपना फैशन और मॉडल बनने का सपना पूरा कर सकती हैं। हम चाहते हैं किसी का कोई टैलेंट कभी भी खराब ना हो, तो आप लोग दिल खोलकर हिस्सा लें। प्रिंसिपल की बातें सुन स्कूल में पढ़ने वाली 10th 12th क्लास की सभी लड़कियों के अलावा सीमा और टीना भी मौजूद थी। सीमा और टीना भी फैशन शो कंपटीशन के बारे में बड़े ध्यान से सुन रही थी। ये सुनकर सीमा ने कहा, ये तो बहुत अच्छा मौका है सबको अपना टैलेंट दिखाने का कि हम क्या कर सकते हैं। वैसे भी हम पढ़ाई के अलावा करते क्या है। वैसे हाँ, सुंदर होने के अलावा हमारे अंदर कोई दूसरा टैलेंट भी तो नहीं है। एक बार कोशिश की जाए तो क्या पता हम ही ये फैशन शो जीत जाए, पूरा शहर हमें हमारे नाम से जानने लगेगा। वो सब तो ठीक है, लेकिन यार मुझे बहुत डर लग रहा है। कंपटीशन में और भी तो बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां होंगी, क्या पता हम उनके बीच में फीकी ना लगने लग जाए। तब के तब सोचेंगे, अभी से फालतू की बातें मत कर। अरे अभी तो मौका मिला है, मुझे तो लगता है कि मैं ही सबसे सुंदर हूँ और तू मेरी दोस्त है तो तू भी तो सुंदर है, हमें कोई नहीं हरा सकता है। एक्साइटेड होने के साथ साथ सीमा बहुत खुश भी थी। उसके दिमाग में बस अब चल रहा था सबसे जल्दी दुनिया पर छा जाने का सपना, और वो खुद को बड़े टीवी पर आता हुआ देखने लगी थी। सीमा किन ख्यालों में खो गई। चल तू कहती है तो एक बार कोशिश करके देखते हैं, क्या पता हमारी भी किस्मत चमक जाए। फिर तो हम दोनों एक दिन हीरोइन भी बन सकती हैं और फिर सारे लोग हमसे मिलने आएंगे और हमारा ऑटोग्राफ भी लेंगे। ये सब तो सीमा के दिमाग में भी चल ही रहा था, लेकिन उसने अपनी फीलिंग्स को छुपाते हुए कहा, बस बस बहुत दूर का सोच लेती है तू तो। पहले हम इस फैशन शो में आई तो सही, फिर आगे का सोचेंगे। चल अब हमें तैयारी करनी चाहिए। सीमा और टीना पूरी जी जान से फैशन शो में भाग लेने की तैयारियां शुरू कर देती है। वो हर जगह से सामान लेती है और बाकी सबसे हटकर फिर आता है फैशन शो का दिन। यार सीमा, यहाँ तो कोई भी इतनी सुंदर नहीं है जितनी कि हम दोनों हैं। मुझे तो लग रहा है कि हम दोनों ये शो जीतने ही वाली है। सही कहा तूने, एक बार कोशिश तो करनी ही चाहिए, क्या पता हम ये फैशन कंपटीशन जीत जाए। टीना थोड़ी देर चुप रहती है, फिर धीरे से कहीं देखते हुए कहती है, वो सब तो ठीक है, लेकिन वो जो लड़की कोने में बैठी है उसकी फिगर तो देख, मुझे तो वही लग रही है अपनी असली प्रतियोगी। टीना के बोलने पर सीमा कोने में बैठी हुई उस लड़की पर नजर डालती है तो वो लड़की सच में बहुत सुंदर होती है और उसका फिगर 0 होता है। यार ये तो 0 फिगर वाले स्टूडेंट है, इसने ऐसा फिगर कैसे बनाया होगा। अब तो मुझे डर लगने लगा है कि हमारा जीत पाना मुश्किल है। अरे डर मत, कुछ पता थोड़ी है, क्या पता आजकल लोगों को 0 फिगर पसंद ना आता हो। तो पता नहीं कैसे हर सिचुएशन में अच्छा सोच लेती है, मुझसे तो ऐसा नहीं हो पाता। तब तो तुझे मुझसे कुछ सीखने की जरूरत है। सही बोला तूने। फैशन शो शुरू हो जाता है और 10th से लेकर 12th की लड़कियां एक एक करके अपनी रैम वॉक वहाँ बैठे जजेस को दिखाना शुरू करती है। जब सीमा की बारी आती है तो टीना चिल्लाती है, बहुत अच्छा कर रही है सीमा, तू ही जीतेगी, देख लेना। टीना अपनी दोस्त के लिए चिल्ला रही होती है तो 0 फिगर वाली लड़की उसको गुस्से से देख रही होती है। फिर एकदम से लाइट्स कभी बंद होने लगती है। इसी दौरान टीना की नजर 0 फिगर वाली मॉडल पर पड़ती है। तुझे क्या हुआ, मुझे ऐसे क्यों घूर रही है तू, ये लाइट तू ही हिला रही है क्या। 0 फिगर वाली लड़की का नाम अनुष्का होता है। टीना की बात सुनकर वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मुझे पता है कि मैं ही जीतूंगी, चाहे जो हो सामने, देख लेना। टीना उस चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे ये तो एक चुड़ैल है, पर ये चुड़ैल फैशन शो कंपटीशन में क्या कर रही है। मेरी फिगर से जल रही है ना तू, बोल तो तेरी खाल को हड्डियों से अलग कर दूं, फिर तू भी मेरी तरह लगेगी। अरे नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, तुम चुड़ैल रूप में भी बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ तुम ही जीतोगी। वो तो मुझे पता ही है, तू अपना देख। ये चुड़ैल रूप में है, फिर भी इसे कोई देख नहीं पा रहा है, ये सिर्फ मुझे ही क्यों दिख रही है। क्या हुआ, यही सोच रही है ना कि कोई और क्यों नहीं पहचान पा रहा मुझे। शायद ये तेरा आखिरी समय है,
क्या पता ये शो तेरा पहला और आखिरी शो हो। अनुष्का चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो टीना के मुंह पर कुछ फेंक कर मारती है, जिससे टीना नीचे गिर जाती है और उसका चेहरा पूरी तरह से खराब हो जाता है। तो देख, मैंने तेरा चेहरा ही खराब कर दिया। मेरे सिवा फैशन शो कंपटीशन कोई नहीं जीत सकता। अनुष्का फिर अपने इंसानी रूप में आ जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी सीमा वहाँ आती है। सीमा टीना को ऐसी हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है, लेकिन डॉक्टर के पास पहुँचते ही टीना अपना दम तोड़ देती है। नहीं, मेरी सहेली टीना मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आखिर टीना को किसने मारा? इस बात की स्कूल में इन्वेस्टिगेशन होती है, लेकिन सच्चाई का पता चल नहीं पाता। लेकिन सीमा हार नहीं मानती। फिर एक दिन सीमा की क्लास में पढ़ने वाली लड़की मोनिका फैशन शो कंपटीशन में खींची हुई फोटो सब बच्चों को दिखा रही होती है, जो उसने अपने कैमरे से क्लिक की थी। जब सीमा ने उन फोटोज को देखा तो उसे बड़ा अजीब लगा। अरे, इन फोटोज में वो जीरो फिगर वाले स्टूडेंट तो नजर ही नहीं आ रही। सीमा, तुम किस स्टूडेंट की बात कर रही हो? कौन है ये जीरो फिगर वाले स्टूडेंट? अरे, वही लड़की जिसने हमारे साथ फैशन शो कंपटीशन में हिस्सा लिया था। पर मैंने तो फैशन शो कंपटीशन में ऐसी कोई लड़की देखी ही नहीं। मोनिका की बात सुन सीमा सोच में पड़ जाती है। स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद शाम को घर पर मोनिका का ध्यान अपने फोन पर जाता है। तब उसे ध्यान आया उसने अपने फोन से फैशन शो की वीडियोस भी बनाई थी। जब उसने वीडियो ऑन किया तो जीरो फिगर वाली स्टूडेंट दिखाई दी। मोनिका को ऐसा लगा जैसे कि वीडियो के अंदर से जीरो फिगर वाली लड़की उसे घूर रही हो। ये देख मोनिका घबरा गई। उसने वीडियो तुरंत बंद कर दिया। फिर मोनिका ने उस रात अजीब सपने देखे। वो उस लड़की से बात कर रही थी और फिर वो अचानक जोर जोर से हंसने लगी। मोनिका डर के मारे रात भर ढंग से सो नहीं पाई। अगले दिन मोनिका घबराई हुई स्कूल पहुंचती है तो वहां सीमा पहले से बैठी होती है। अरे, क्या हुआ मोनिका? सब ठीक तो है ना? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? वो लड़की, वो जीरो फिगर वाली, वो मेरे सपनों में आ रही है, लेकिन मुझे नहीं पता वो कौन है और ये सब क्यों हो रहा है मेरे साथ। कौन है वो? मोनिका, मुझे जीरो फिगर वाली लड़की पर शक है। उसने मेरी दोस्त टीना की जान ली है और अब मैं उसकी जान लूंगी। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। मेरे पास एक प्लान है। सीमा उसका प्लान सुनती है और वो दोनों रात को रैंप रिहर्सल अकेले करने जाती है, चोरों की तरह चुपके से। फिर रात में जब सीमा और मोनिका घर लौटती है तो दरवाजे पर कुछ दूर खड़ी होती है जीरो फिगर वाली स्टूडेंट। तभी सीमा कहती है, तो आखिर तू मुझे मिल ही गई। मुझे पता है तूने ही मेरी सहेली टीना को मारा है। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन सीमा उस तक पहुंचती तब तक वो जीरो फिगर वाली स्टूडेंट एक चुड़ैल का भयानक रूप ले चुकी थी, जिसे देखकर सीमा और मोनिका बहुत डर जाते हैं। तभी मोनिका कहती है, नहीं, हम इसको नहीं मार सकती। भागो सीमा, वरना ये हमें भी मार देगी। उसके लिए हमें खुद को बहुत तैयार करना होगा, तभी कुछ हो पाएगा, वरना वो हम दोनों को भी मार देगी और हमारा तो कोई बदला लेने भी नहीं आएगा। हाँ, शायद तुम ठीक कह रही हो। वो दोनों वहाँ से भाग जाती है और जीरो फिगर वाले भूतिया स्टूडेंट अपना अगला शिकार करने के लिए जिस स्कूल में फैशन शो ऑर्गेनाइज होने वाला होता है, एक से दूसरे स्कूल में भटकती रहती है। ये कहानी आरती नाम की एक लड़की की है। आरती अपनी सौतेली माँ और सौतेली बहन के साथ रहती थी। आरती की पहली माँ की मृत्यु के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी। सौतेली माँ ने आते ही आरती के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया। आरती का पिता काम के सिलसिले में अक्सर घर से बाहर ही रहता था। बस इसी वजह से आरती का साथ देने वाला कोई नहीं था। आरती अपने ही घर में बिल्कुल अकेली हो गई थी। एक दिन आरती माता रानी की पूजा कर रही थी। तभी वहाँ पर उसकी सौतेली माँ गंगा आती है और कहती है, ये देखो, ये महारानी यहाँ पूजा करने का नाटक कर रही है और वहाँ घर कितना ज्यादा गंदा पड़ा है। लेकिन माँ, मैंने तो सुबह ही पूरे घर में झाड़ू और पोछा लगा दिया था। अच्छा जी, तो अब महारानी झूठ भी बोलने लगी है। अगर तूने झाड़ू पोछा लगा दिया था तो ये संतरे के छिलके कैसे पड़े हैं यहाँ पर? एक तो सारा दिन कोई काम नहीं करती, ऊपर से झूठ बोलना भी सीख गई है। मैं तो तंग आ गई हूँ तुझसे, काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की।
इतना कहकर गंगा ने आरती के मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा और फिर आरती रोते हुए घर से बाहर चली आई। आरती के घर से थोड़ी दूरी पर एक तालाब था। तालाब के पास ही एक बरगद का पेड़ था। आरती जब भी उदास होती थी या उसकी सौतेली माँ गंगा उसकी पिटाई करती थी तो वो उसी बरगद के पेड़ के पास जाकर खूब रोती थी। माँ, कहाँ चली गई तुम? ये नई माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वो हर रोज मेरी पिटाई करती है और घर का सारा काम भी मुझसे ही करवाती है। तुम तो जानती हो ना माँ कि मैं कभी झूठ नहीं बोलती। मैंने सच में सुबह पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाया था, लेकिन वो नेहा है ना, मेरी सफाई करने के बाद उसने जानबूझकर संतरे के छिलके गिरा दिए थे ताकि मेरी पिटाई पड़ सके। नेहा गंगा की सगी बेटी थी। जब आरती की सगी माँ की मौत हुई थी तब आरती केवल 3 साल की थी। उसके बाद आरती के पिता ने आरती की परवरिश के लिए गंगा से शादी कर ली, लेकिन आरती का पिता अभी तक गंगा की सच्चाई से परिचित नहीं था। जब भी आरती का पिता बाहर से घर आता था तो गंगा आरती से बहुत प्यार करने का नाटक करती थी। उन दिनों गंगा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसके मन में आरती के लिए कितनी नफरत भरी है। उसने आरती को डरा धमका कर रखा था, इसलिए आरती अपने पिता से कभी कुछ नहीं कह पाती थी। हर बार की तरह उस दिन भी आरती उस पेड़ के नीचे बैठकर काफी देर तक रोती रही। रोते रोते उसकी आंख लग गई और सीधा वो शाम को उठी। आरती ने पूरे दिन से कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। वो सीधा अपने घर पहुंच गई। उसको देखकर गंगा बोली, आ गई तू? मुझे तो लगा तालाब में कूदकर मर गई होगी, लेकिन तू इतनी आसानी से कहाँ मरने वाली है? इतनी आसानी से तू मेरा पीछा थोड़ी ना छोड़ेगी। चल अब आ ही गई है तो रसोई में जाकर सारे बर्तन साफ कर दे। लेकिन माँ, मुझे बहुत तेज की भूख लगी है। ए, सुबह का थप्पड़ इतनी जल्दी भूल गई क्या? पहले घर का काम कर। बर्तन पड़े हैं, कपड़े पड़े हैं, ये सब क्या तेरी माँ कर साफ करेगी? लेकिन मेरी माँ तो आप ही हो माँ। अच्छा जी, तेरी इतनी हिम्मत, मुझसे जुबान लड़ाएगी तू? इतना कहते हुए गंगा ने एक बार फिर आरती के चेहरे पर जोरदार चांटा लगा दिया। आरती की फिर कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उसने भूखे पेट घर के सारे काम किए और फिर बिना कुछ खाए ही सो गई। गंगा अपनी सगी बेटी नेहा का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, जबकि आरती ने कुछ खाया कि नहीं इसकी उसे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन नेहा ने अपनी माँ से कहा, माँ, हमारे घर के पास वाले मैदान में गणेश चतुर्थी का बहुत बड़ा मेला लगा है। वहाँ पर बहुत बड़े बड़े झूले हैं। मुझे भी झूला झूलना है, मुझे वहाँ ले चलो ना। हाँ हाँ, क्यों नहीं मेरी बच्ची, शाम को पक्का चलेंगे मेला घूमने। ये सारी बातें आरती सुन रही थी। नेहा की बात सुनकर उसका भी मन किया कि वो भी झूला झूलने मेला जाए और चाट पकौड़ी खाए, लेकिन ये बात गंगा से कहने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसी दिन शाम को गंगा ने आरती से कहा, सुन आरती की बच्ची, मैं अपनी बेटी को मेला घुमाने ले जा रही हूँ। घर से बाहर एक कदम भी मत रखना, और हाँ, जब तक मैं मेले से वापस घर आऊँ सारे बर्तन साफ हो जाने चाहिए और छत से कपड़े लाकर तय लगा दियो। ऐसा कहकर गंगा अपनी बेटी को लेकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद आरती जोर जोर से रोने लगी। वो अपनी फूटी किस्मत को कोसते हुए अपनी माँ को याद करने लगी। फिर उसने उठकर सारे बर्तन साफ किए और सारे धुले कपड़े तय लगाकर जगह पर रख दिए। लेकिन गंगा अभी तक घर नहीं लौटी थी। आरती ने अपने मन में सोचा, माँ और नेहा अभी तक मेले से वापस नहीं आई हैं। एक काम करती हूँ, मैं भी थोड़ी देर के लिए मेला देखाती हूँ। उनके आने से पहले वापस आ जाऊंगी। वैसे भी मेरे पास झूला झूलने के लिए और चाट पकौड़ी खाने के लिए पैसे तो है नहीं, इसलिए बस मेला देखकर ही वापस आ जाऊंगी। आखिरकार आरती थी तो एक बच्ची ही, इसलिए उसका भी मेला देखने का बहुत मन था, तो वो घर पर ताला लगाकर मेला देखने चली गई। वहाँ पर उसने देखा कि गंगा और नेहा तो एक बड़े से झूले पर बैठकर खूब मजे कर रहे हैं। वो बेचारी वहीं छिपकर बस उन्हें देख रही थी और उसकी आंखों में आंसू थे। तभी वहाँ पर एक अनजान औरत हाथों में ढेर सारी चूड़ियाँ लेकर आई और आरती से बोली, बिटिया, इस गरीब औरत से थोड़ी सी चूड़ियाँ खरीद लो ना। अरे वाह आंटी जी, आपके पास तो कितनी प्यारी प्यारी चूड़ियाँ हैं, लेकिन ये लाल वाली चूड़ी सबसे ज्यादा प्यारी है। लेकिन मैं ये चूड़ियाँ नहीं खरीद सकती। क्यों? ऐसा क्यों बिटिया? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं हैं आंटी जी। अच्छा, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, तुम ये लाल वाली चूड़ियाँ रख लो।
जब तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे तो मुझे दे देना, ठीक है? मैं यहीं पास में रहती हूँ। उस औरत की बात सुनकर आरती बहुत खुश हो गई। उसने उस औरत से लाल चूड़ियाँ ले ली। वो चूड़ियाँ वाकई में बहुत सुंदर थीं। आरती उन चूड़ियों को निहारने लगी। फिर जैसे ही उसने नजरें उठाई, उसने देखा वो औरत वहाँ पर नहीं थी। आरती जैसे ही उस औरत को ढूंढने के लिए आगे बढ़ी, उसने देखा कि गंगा और नेहा घर के लिए निकल दिए हैं। ये देखकर आरती डर गई। वो तुरंत भागकर घर पहुंची और गंगा के आने से पहले ही उसने चूड़ियों को अपने कमरे में छुपा दिया। अगली सुबह जब गंगा ने आरती को तालाब से पानी भरने के लिए भेजा, तब आरती चूड़ियों को छुपाकर अपने साथ ले गई। तालाब के पास बैठकर आरती ने उन चूड़ियों को अपने हाथों में पहन लिया और अपनी चूड़ियों को खनकाने लगी। देखते ही देखते चूड़ियों की खनखनाने की आवाज आसमान में गूंजने लगी। तभी वहाँ पर एक बहुत खूबसूरत परी प्रकट हुई। आरती, इधर देखो मेरी तरफ। आरती ने परी को देखा और वो हैरान हो गई। हे देवी मैया, ये कैसा चमत्कार है? आप तो बिल्कुल परी जैसी दिख रही हो। मैं परी ही हूँ आरती। क्या सच में? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आप सबकी बहुत मदद करती हो ना? हाँ आरती, बिल्कुल सही सुना है तुमने। आज के बाद जब भी तुम इन चूड़ियों को खनकाओगी तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगी। बस ये ध्यान रहे कि मुझसे हमेशा अकेले में ही मिलना। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? परी, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट समोसा खाना है और मुझे 20 रुपए चाहिए। बस 20 रुपए? लेकिन क्यों? मुझे 20 रुपए उन आंटी को देना है जिन्होंने मुझे ये चूड़ियाँ दी हैं। अब तुम्हें वो आंटी नहीं मिलेगी। असल में वो तुम्हारी माँ थी जो तुम्हें और रोते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए तुम्हें ये जादुई चूड़ियाँ देने आई ताकि इसे खनकाकर तुम मुझे बुला सको और फिर कभी ना रो। परी की बात सुनकर आरती की आंखों में आंसू आ गए और वो आसमान की तरफ देखकर अपनी माँ को याद करने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। उसने परी की तरफ देखा, लेकिन परी अब वहाँ मौजूद नहीं थी। आरती ने फिर से चूड़ियों को खनखनाना शुरू कर दिया और फिर अगले ही पल वहाँ पर परी प्रकट हो गई। क्या हुआ आरती, तुमने मुझे फिर से याद किया? हाँ, मैंने आपको फिर से परेशान किया, उसके लिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ। लेकिन परी, क्या मैं आपसे और कुछ भी मांग सकती हूँ? हाँ बिल्कुल आरती, बताओ तुम्हें क्या चाहिए? मुझे मेरी माँ की तस्वीर ला दीजिए परी। मेरी नई माँ ने उनकी सारी तस्वीर बहुत पहले ही जला दी थी। जैसी तुम्हारी इच्छा आरती। अगले ही पल परी ने अपने जादू से आरती को उसकी माँ की एक बहुत खूबसूरत तस्वीर दे दी। आरती उस तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। अब उसे और कुछ नहीं चाहिए था। फिर वो परी भी वहाँ से गायब हो गई। लेकिन दूर कहीं आसमान में आरती की माँ अपनी आंखों में आंसू लिए अपनी बेटी को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वो जानती थी कि जादुई चूड़ियों के कारण अब आरती की जिंदगी बदल जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। आरती ने जादुई चूड़ियों से अपनी सौतेली माँ का प्यार मांग लिया, जिस कारण उसकी सौतेली माँ उसे सच में प्यार करने लगी और उस दिन से आरती अपना जीवन खुशी से व्यतीत करने लगी।